नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मचे बवाल की, जनसंख्या नियंत्रण पर योगी सरकार के ड्राफ्ट की, जानेंगे ममता की रणनीति में कैसे फंसी बीजेपी और कृषि कानून पर क्या कहा राकेश टिकैत ने। बात करेंगे सिंधिया को लेकर कांग्रेस के तंज की, राष्ट्रगान को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहम फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में शामिल मंत्रियों पर लगे आरोपों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में बगावत के संकेत, पार्टी के वरिष्ठ नेता एक मंत्री पद लेने के आरसीपी सिंह के फैसले पर उठा रहे हैं सवाल। उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह की मुलाकात में भी इस मामले पर चर्चा, नीतीश ने साधी चुप्पी। टीएमसी पार्टी लागू करेगी एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, जिस नेता के पास है एक से ज्यादा पद उन्हें लिया जाएगा वापस, पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। कांग्रेस में फिर टल सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, इस बार गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति बन सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष। राहुल गांधी अभी भी पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालने को तैयार नहीं। भारत श्रीलंका क्रिकेट सीरीज हो सकती है रद्द, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दिए संकेत, कहा कि श्रीलंका की स्थिति पर हमारी नजर, जरूरत हुई तो वापस बुला सकते हैं टीम। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। मतदान के दौरान आज भी कुछ वैसा ही नजारा दिखाई दिया जैसा 2 दिन पहले नामांकन जमा कराने के दौरान देखा गया था। हर जिले में जमकर बवाल मचा। अधिकांश स्थानों पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए। तो कहां-कहां मचा बवाल और क्या रहा पंचायत चुनाव का परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनावों में आज जमकर बवाल मचा। बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बागपत, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, जहां देखो वहां सपा और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए और ये लड़ाई हो रही थी ब्लॉक प्रमुख पद पर अपने समर्थक को जिताने के लिए। लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी समर्थक पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को गेट से भगाया तो सभी हाईवे पर पहुंच गए और दोपहर करीब 1:30 बजे जाम लगाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दिन यहां हुई महिला से बदसलूकी का मामला अभी तक गरमाया हुआ है, जिसके बाद योगी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी है। इटावा में एसपी सिटी को ही घेर लिया गया। इसके बाद पुलिस को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा। कई जगह विपक्षी सदस्यों को वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई तो कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग को लेकर दबाव भी बनाया। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी की मदद करने में जुटा हुआ है। 825 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में से 349 पर चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका था। ऐसे में 476 सीटों पर ही वोटिंग कराई गई थी। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 349 सीटों में से 334 सीटें उसके समर्थकों के हिस्से में आई हैं, जबकि विपक्ष शुरुआत से ही बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उसके उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं भरने दिया गया। चुनावों के बाद अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी को 600, सपा को 70 और अन्य के हिस्से में 100 सीटें आई हैं। कई सीटों पर देर शाम तक परिणाम सामने नहीं आए थे। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सभी 8 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिली हैं। आगरा की 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बागपत में एक बार फिर आरएलडी का जादू चला है। यहाँ बागपत और छपरौली सीट पर आरएलडी जीत गई है। लखीमपुर खीरी में सपा को जीत मिली है। इटावा और फिरोजाबाद में भी कई सीटों पर सपा को जीत मिली है, लेकिन अधिकांश जिलों में बीजेपी का दबदबा रहा है। यूपी पंचायत चुनावों में तो बवाल मचा हुआ है ही, लेकिन अब योगी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिस पर भी बवाल मचना तय है। कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अभी लोगों से इस पर राय मांगी गई है। विपक्ष इसे एक धर्म के खिलाफ बता रहा है। तो क्या है योगी सरकार का नया कानून और चुनावों से पहले क्यों पड़ी इसकी जरूरत, देखिए ये रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम और उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रही है। कुछ दिन पहले 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली असम सरकार अब इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। अगले महीने बजट सत्र में सरकार की ओर से इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में ऐसे लोगों को ही सरकारी नौकरियों और योजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा जिनके 2 या उससे कम बच्चे हों।
और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें ना तो राज्य की सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर कानून लागू होगा। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियमों का पालन करने वालों को विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। योगी सरकार चुनावों की तैयारी में जुटी है। इसके लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं, नियम भी बदले जा रहे हैं। नियम पश्चिम बंगाल में भी बदलते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनावों में टीएमसी को जीत और बीजेपी को हार मिली थी। ममता बनर्जी सीएम बनी और अब वहां विधानसभा की समितियों का गठन हो रहा है, लेकिन इन समितियों में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी मात देने के बाद भी ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी हैं। वो एक के बाद एक फैसले लेकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर रही हैं। अब उन्होंने पीएससी के अध्यक्ष को लेकर भी अहम फैसला लिया है, जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई। बीजेपी से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में लौटे वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने लोक रेखा समिति यानी पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मुकुल को पीएससी चेयरमैन बनाकर बड़ा दांव चला है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी विधायक को पीएससी चेयरमैन बनाए जाने की नियम का पालन भी कर दिया है, तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी में आ चुके व्यक्ति को अहम पद सौंप दिया है। इस फैसले के बाद बीजेपी बौखला उठी है। इसका विरोध करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्पीकर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का ऐलान किया है। ऐसा पहली बार है जब विपक्षी दलों का नाम अध्यक्ष के लिए चयन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार विपक्षी विधायक को पीएससी का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने नियम का दुरुपयोग करते हुए रॉय को अध्यक्ष बनवाया है। उन्होंने कहा कि कृष्णनगर उत्तर से आधिकारिक रूप से बीजेपी के विधायक चुने गए रॉय ने पाला बदलने के बाद विधानसभा से त्याग पत्र नहीं दिया है। उन्हें जून में पीएससी का सदस्य चुना था, लेकिन अब वो हमारी पार्टी में नहीं है। ऐसे में सीएम ममता और स्पीकर को बीजेपी से ही कोई अध्यक्ष चुनना होगा। अब बीजेपी तो लगातार स्पीकर से मांग कर रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुमत ममता के पास है। ऐसे में फैसला भी उन्हीं का होगा, यानी एक बार फिर बीजेपी को मात मिली है। बीजेपी की परेशानी पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले ने इसे और बढ़ा दिया है। परेशानी में केंद्र की मोदी सरकार भी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया है। किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों ने संसद के सामने प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। साथ ही देश भर में नए सिरे से आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार बातचीत का प्रस्ताव देती है तो किसान इसके लिए तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन में जाएं? इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि सरकार यदि बिना शर्त बातचीत को तैयार है तो ही इस मामले का हल निकल सकता है, लेकिन यदि बातचीत के लिए शर्त रखी जाएगी तो बातचीत से हल निकलना भी मुश्किल होगा। बातचीत से हल निकले, लेकिन बातचीत कब शुरू होगी? किसान कब तक सब्र रखेंगे?
7.5 महीने से किसान समझौते का इंतजार कर रहे हैं। अब आंदोलन का फल किसानों को कब मिलेगा, ये सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया को 15 महीने के इंतजार के बाद मोदी सरकार में मंत्री पद जरूर मिल गया और उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। सिंधिया के मंत्री बनने पर कांग्रेस ने तंज कसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी को सत्ता में लाने में यदि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस के कदावर नेता रहे सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ी थी और इसके दूसरे ही दिन 11 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ ही 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिससे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार गिर गई और 23 मार्च 2020 को बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उम्मीद थी कि सिंधिया को केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन इस इंतजार में 1.25 साल बीत गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है और ये फल मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया को मिला। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर नागरिक उड्डयन मंत्री की कमान सौंपी गई है। उन्होंने अपना पद भी संभाल लिया है। कांग्रेस ने उनके कैबिनेट मंत्री पद संभालते ही तंज कसा है। पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने उनकी तुलना एयर इंडिया से की और एक कार्टून शेयर किया, जिसमें दर्शाया गया है कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ, साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि रब ने बना दी जोड़ी। यह मीम सबसे पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के ट्विटर अकाउंट से साझा किया गया था, जिसमें लिखा था, आइए महाराज हम दोनों बिकाऊ हैं। हालांकि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से इसे साझा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई। एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। कांग्रेस का ये तंज सिंधिया के दल बदल को लेकर था। कांग्रेस सिंधिया को माफ करने को तैयार नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने और साथ साथ राष्ट्रगान ना गाने वालों को जरूर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से माफी मिल गई है। राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जिस समय राष्ट्रगान शुरू हो, हमें उसके सम्मान में खड़ा होना होता है और राष्ट्रगान को साथ साथ गाना होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं भी करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या इसे नहीं गाना संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने या अनादर करने के बराबर हो सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव कुमार की सिंगल बेंच ने भारतीय जवानों द्वारा 29 सितंबर 2018 को आयोजित समारोह में राष्ट्रगान का कथित रूप से अनादर करने के आरोप में एक कॉलेज व्याख्याता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रगान बजते समय खड़े ना होना या राष्ट्रगान गा रही सभा में चुपचाप खड़े रहना जैसे व्यक्तियों का कुछ आचरण राष्ट्रगान के प्रति अनादर दिखाने के समान हो सकता है, इस मामले में अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा, दिलचस्प और निर्विवाद रूप से केवल भारतीय राष्ट्रगान के मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर मामला तभी दर्ज हो सकता है जब उसका आचरण भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकने या इस तरह के गायन में लगी किसी भी सभा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए हो। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 3 को लागू किया जा सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के चरित्र की। मोदी सरकार में 43 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। लेकिन इन मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो जानकारी एडीआर ने दी है, उसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसे सांसदों को मंत्री बनाना उचित है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने कैबिनेट का विस्तार किया है और अब मोदी कैबिनेट में कुल 78 मंत्री हो चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में ये संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके पहले सितंबर 2017 में मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या 76 थी। पीएम ने अपनी सरकार में मंत्रियों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन उन्होंने कई चीजों को भुला दिया। खासतौर पर जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, उनके दामन पर कितने दाग लगे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जिनमें से 4 पर तो जान लेने का भी मामला दर्ज है। एडीआर ने चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि 78 में से 33 मंत्रियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 24 यानी 31% मंत्रियों पर दर्ज मामले गंभीर हैं। गृह राज्य मंत्री बने कूच बिहार के सांसद निशीथ प्रमाणिक पर जान लेने का मामला दर्ज है। इसके अलावा जॉन बारला,
पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन पर भी इसी तरह के मामले दर्ज हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों में 90% करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति 16 करोड़ 24 लाख रुपए है। एडीआर की ये रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि क्या पीएम को बीजेपी के करीब 400 सांसदों में से 74 साफ छवि के लोग नहीं मिले। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।